ये जो मैं सब पिंक पिंक होके बैठी हूँ और ये जो मैं पिंक रूम में बैठी हूँ, ये मेरी बेटी का रूम है, पिंक रूम। और हम ये पिंक में क्यों बैठे हैं? क्योंकि ये जो मंथ है इसको कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, क्योंकि अक्टूबर का महीना है। लेकिन आज बिल्कुल हमें ये सोचना होगा कि आज की जो बच्ची है उसको कल की माँ बनना है। लेकिन बिल्कुल। अगर हमने उसके अंदर से ये चीज नहीं निकाली कि शर्म के मामले में तुमने सब कुछ इस तरह रखना है छुपा कर, तुमने बताना नहीं है, तुमने इस चीज के बारे में बोलना नहीं है, तो उससे वो लड़की जब माँ बनेगी और उसके बाद जब उसके बच्चे हो जाएंगे और जब वो इस बीमारी का शिकार हो जाएगी तो फिर क्या होगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा? बच्चियों के बचपन से एक उन्हें अवेयरनेस देनी चाहिए, और आपने शर्म का मौजू छेड़ा, बहुत जरूरी है। मेरे अपने ख्याल से और मेरे अपने लाइफ में मैं हया और शर्म का जो एक डिफरेंस है, हया और शर्म का, आई गेस हाँ, इन चीजों में एक फर्क रखना है। तो हमने बात करी बच्चियों की, लेकिन डॉक्टर यास्मीन जो ओल्ड एज वुमेन्स हैं, तो मैं कहूंगी हर महीने, हर महीने। हर महीने जी, अनफॉर्चुनेटली जैसे औरत की उम्र बढ़ती जाती है, उनके कैंसर का रिस्क भी बढ़ता जाता है, खसूसन छाती का कैंसर। आप अब हमें बताएं कि आपको कब पता चला, आपको कैसे पता चला? 2 फरवरी 2012 मैंने पहला मेमोग्राम करवाया है, 6-7 महीने। अच्छा, मैं तो मतलब बज़िद थी, मैं यकीन करें कि रिपोर्टें मेरी आ चुकी थी सब, फिर भी मुझे यकीन नहीं था। मैं समझती थी शायद रिपोर्ट गलत है। मैं मतलब अपनी हालत की वजह से कि जितनी मैं एक्टिव थी, अगर डॉक्टर मुझे 10 बजे का टाइम दे रही है तो मैं 9 बजे वहाँ पहुँचती कि मेरी वजह से मुझे देर ना हो, इलाज में मेरे देर ना हो। इलाज शुरू होने से पहले सब हमें क्लियर बता दिया, देखिए ऐसा होगा, नाखून नीले हो जाएँगे तो बाल उतर जाएँगे, तो सब कुछ हो जाएगा। और औरतों के लिए ये सब चीज़ें बहुत वो होती हैं। अच्छा। देखिए फिर उन्होंने ये कहा मैं कि ज़िंदगी से बढ़ के ये बाल-वाल ये सब कुछ नहीं, जब ज़िंदा होंगे तो, वरना कब्र में लेटते ही सब झड़ जाएँगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं शफक जाफी और आप देख रहे हैं फरसान टीवी। ये जो मेरे हाथ में नजर आ रहा है ना आपको, ये पिंक वॉक का एक, वो कोविड ना होता तो हम वॉक कर रहे होते। इधर आप लोग देख रहे हैं कि ये मेरे पास शौकत खानम का नजर आ रहा है ना सबको? ओके। सो ये जो मैं सब पिंक पिंक होके बैठी हूँ और ये जो मैं पिंक रूम में बैठी हूँ, ये मेरी बेटी का रूम है, पिंक रूम। और हम ये पिंक में क्यों बैठे हैं? क्योंकि ये जो मंथ है इसको कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, क्योंकि अक्टूबर का महीना है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने लास्ट ईयर भी इसी तरह अक्टूबर में प्रोग्राम किया था, कुछ अपने कम्युनिटी के बड़े प्यारे फेसेस के साथ, कि जिन्होंने हमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस दी है। जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं देख रही हूँ ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और लोगों लोगों को बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। उन्हीं में से एक नाम डॉक्टर यास्मीन मेरे सामने मौजूद है। मैं पहले उनको वेलकम कर दूं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर यास्मीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम शफक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमें बुलाया और इस मौजू को छेड़ा और मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा। अच्छा, डॉक्टर यास्मीन जो है वो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल की ऑस्ट्रेलिया में डायरेक्टर हैं, मैंने सही कहा ना? जी बिल्कुल। अच्छा। और आप जैसे आपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में यहाँ ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, इनको देखा होगा कि ये लोग फंड रेजिंग कर रहे होते हैं शौकत खानम के लिए। बहुत यहाँ पे जितनी भी कम्युनिटी इनके साथ खड़ी होती है, वो जब भी ये लोग आवाज बुलंद करती हैं सब आती है। उसकी वजह ये है कि ये लोग दिन रात देखे बगैर, इस वक्त भी जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है काफी लेट नाइट हो रही है, और ये लोग बहुत बहुत ज्यादा काम करती हैं शौकत खानम के लिए। और जितने पाकिस्तान में वो गरीब लोग जिनका इलाज होना मुश्किल है कैंसर का, वो फ्री में इलाज होता है, जो यहाँ हम सब लोग बैठे हैं, ये हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि हम लोग कुछ निकालें अपनी पॉकेट से। अच्छा, एक और फेस आपको नजर आ रहा है, ये है हमारी जीनत भाभी। और जीनत भाभी जो है इस वक्त पाकिस्तान से हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। और ये एक बहादुर खातून है। पीछे उन्होंने एक तस्वीर रखी हुई है इनके हस्बैंड की, मुख्तार बुखारी, जो शहीद हुए थे कुछ सालों पहले, जिनको टारगेट किलिंग में शहीद किया गया था। और उस इतने बड़े हादसे के बाद एक और हादसा कि इनको पता चला कि इनको ब्रेस्ट कैंसर है, पर इन्होंने इतने सालों में उससे जंग की, अपने बच्चों की परवरिश की,
और अभी भी जंग कर रही हैं, लेकिन इनका हिम्मत और हौसला है। तो मैंने कहा ज़रा मोटिवेशन हो कि ऐसे लोग हमारे पास मौजूद हैं, जो अवेयरनेस दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। वो लोग जो सर्वाइवर हैं, जिन्होंने मुश्किल से वक़्त गुज़ारा लेकिन हिम्मत से काम लिया। मैं ज़ीनत बुखारी को वेलकम करती हूँ अपने स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं ज़ीनत भाभिया? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक, तुम सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो काम कर रही हो उसमें ये वाला तो बहुत ही बेहतरीन काम है। बस क्योंकि बहुत शुक्रिया। मैंने ये देखा इतने सालों में कि कैंसर से बंदा नहीं मरता है। लोगों के ख़यालात, लोगों की बातों से या अवेयरनेस ना होने की वजह से मौतें होती हैं या इलाज ना होने की वजह से, क्योंकि परवरदिगार ने इलाज तो बीमारी से पहले उतारा है। और ये कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा इलाज है। हुँ, लेकिन होते हैं मसाइल लोगों के ज़ाहिर है अपने-अपने, लेकिन अच्छा-अच्छा उनको अगर बता भी दें ना, हिम्मत बंधाएँ, तो हाँ। मुझे जो डॉक्टर्स वगैरह मिली उन्होंने पहले दिन ही यही कहा था कि अगर आप पॉज़िटिव रहीं, तो जी गईं, और जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे कैंसर है, तो हुँ। शायद अब मेरी बरसियाँ कई हो जाती, किरण को आना पड़ता। नहीं, मैं नहीं, तुम्हें नहीं। किरण ही कहूँगी। अच्छा, मेरा मैं असल निकनेम में किरण है मतलब ना, ये तो मुझे फैमिली नेम से। अच्छा, हम अभी आपकी जर्नी के बारे में सुनेंगे। हाँ, बिल्कुल। पहले हम उन लोगों को ज़रा अपनी तरफ मुतवज्जा कर लें कि जो जी, कि जी। एक कैंसर के नाम से परेशान हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, बस ये। आज हम क्योंकि स्पेशली अक्टूबर के मंथ में हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करते हैं। तो मैं देखिए, मैं बैठी हुई हूँ अपनी बेटी के हाँ, रूम में ना, डॉक्टर यास्मीन, इधर सब कुछ पिंक है, उसका फेवरेट कलर है। ये देखें, पिंक टॉयज़, ये बहुत सारी पिंक चीज़ें लेके मैं बैठी हूँ। लेकिन आज बिल्कुल, हमें ये सोचना होगा कि आज की जो बच्ची है उसको कल की माँ बनना है। और बिल्कुल, जब वो बिल्कुल। माँ बनेगी और वो एक स्टेजेस से गुज़रेगी, बच्ची है, फिर वो लड़की बनेगी, लड़कपन, फिर जवानी, फिर वो माँ बनेगी। लेकिन बिल्कुल। अगर हमने उसके अंदर से ये चीज़ नहीं निकाली कि शर्म के मामले में तुमने सब कुछ इस तरह रखना है छुपा कर, तुमने बताना नहीं है, तुमने इस चीज़ के बारे में बोलना नहीं है। तो उससे वो लड़की जब माँ बनेगी और उसके बाद जब उसके बच्चे हो जाएँगे और जब वो इस बीमारी का शिकार हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? उसका नतीजा क्या निकलेगा? यहीं से हम शुरू करते हैं डॉक्टर यास्मीन से। डॉक्टर यास्मीन, अब हम जिन कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, वहाँ पे शर्म, लिहाज़ बहुत होता है और होना चाहिए। लेकिन अब हम ये इन पिंक पसंद करने वाली बच्चियों को हम कैसे अवेयरनेस दें? यानी अब हमें अर्ली स्टेज से ही देना चाहिए या वो बड़ी हो जाएँ फिर बताना चाहिए? आप क्या कहती हैं? बहुत रेलेवेंट बात से शुरू की, और ये है कि बच्चियों के बचपन से एक उन्हें अवेयरनेस देनी चाहिए, और आपने शर्म का मौजू छेड़ा, बहुत ज़रूरी है। हुँ, मेरे अपने ख़्याल से और मेरे अपने लाइफ में मैं हया और शर्म का जो एक डिफरेंस है, हया और शर्म का, आई गेस हाँ, इन चीज़ों में एक फ़र्क रखना है। हया वो है जिससे हम अपने आप को कैरी करते हैं, हम अपने पर्सनैलिटी को, अपने जिस्म को एक पर्दे में रखते हैं, और हुँ, शर्म वो है जो इस मामले में है, सेहत के मामले में, अपने हक के मामले में और अपनी खैरियत के मामले में नहीं करनी चाहिए। इन मामलों में शर्म नहीं रखनी चाहिए। अपनी हुँ, सेहत, अपनी खैरियत, अपनी वेल-बीइंग और अपनी खुशी के मामले में, अपने हक के मामले में शर्म नहीं रखनी चाहिए। गुफ्तगू जो है अपने बच्चों से, ख़ुसूसन बच्चियों से, हुँ, बचपन से तमाम मौज़ू पे शुरू करने चाहिए, तमाम मौज़ूआत। ना सिर्फ़ कि ब्रेस्ट कैंसर, जैसे कि हम बच्चियों से मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं, इनको हुँ, स्टिग्मेटाइज़ नहीं करना चाहिए, जिसको मैं हुँ, कहूँगी कि इनकी एक आगाही जो है, शुरू से हुँ, हमें देनी चाहिए कि लड़कियाँ डिफ़रेंट हैं और इनके हुँ, लाइफ़ के प्रोसेसेस डिफ़रेंट हैं। इन्होंने मुख्तलिफ़ स्टेजेस से गुज़रना है गुज़रना और लड़कों ने मुख्तलिफ़ स्टेजेस से गुज़रना है। इसमें ये है कि हम अगर इसमें एक शर्म का एलिमेंट डालेंगे, तो वो जब हम अपने बच्चों से बात करेंगे और अगर हम उसमें शर्म डालेंगे, तो वो हाँ, शर्म महसूस करेंगे। जब हम उन्हें बताएँगे कि ये नॉर्मल सेहत का हिस्सा है और हुँ, ज़रूरी है कि हम इस पे बात करें और इसके ऊपर तवज्जो दें और हम इसकी आगाही फैलाएँ और ये गुफ्तगू जारी रखें अपने बच्चियों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी माँओं के साथ,
कम्युनिटी की तमाम ख़वातीन के साथ तो बहुत सारे मामले बहुत जल्दी हम उनको संभाल सकते हैं। अच्छा, अच्छा अब आपने कहा कि हमें उनसे बात करनी चाहिए, उनको अवेयरनेस देनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा अगर मैं बहुत आप इतने ज़्यादा प्रोग्राम करती हैं, बहुत अवेयरनेस मिली है, मैंने कुछ फ़ेसबुक पे देखा कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भई हर तरफ छाती के कैंसर की बात हो रही है। उर्दू में लफ़्ज़ सुनना बुरा लगता है और बहुत अवेयरनेस है, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? अब मैं यहाँ पर डॉक्टर यास्मीन एक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जिस तरह लास्ट ईयर जब हमने प्रोग्राम किया था, तो हमने एक मेरी एक फ्रेंड है उसको लिया था जिसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ और उसको पता नहीं था और सेकंड स्टेज पे था, तो वो बड़ी मुश्किल से उसने बहुत मुश्किल वक़्त पूरा ये साल गुज़ारा। डॉक्टर यास्मीन ने भी उनसे उससे बात की थी, बड़ा हौसला दिया था, बड़ा अच्छा रहा। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, तो जैसे ईद, बकरीद हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, ये डेज़ हमने इसलिए सेलिब्रेट करने हैं कि बहुत सारे वो लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है। जैसे डॉक्टर यास्मीन मेरी एक फ्रेंड हैं और उनका ताल्लुक इंडिया से है और उनकी मदर का अभी जस्ट 1 एंड हाफ मंथ पहले कॉल आनी शुरू हुई, वो दुबई में रह रही थी अपने बेटे के पास कि उनको पेट में दर्द हो रहा है, फिर उनको बैक में दर्द हो रहा है। मतलब दर्द मतलब पेट का इलाज कर रहे हैं सब, लेकिन कुछ सालों पहले भी उनको कुछ प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उन्होंने उसको इग्नोर किया और जब जी। सीवियर दर्द हो गया और उसके बाद जब सारा क्योंकि कोविड की वजह से जब सब स्कैन हुआ सब हुआ तो पता चला उनको ब्रेस्ट कैंसर है और वो ब्रेस्ट कैंसर उनकी बैकबोन में चला गया और इस वक़्त वो कोमा में हैं और उनके बचने के कोई चांसेस नहीं है। बताना ये है कि जो लोग ये अवेयरनेस सेशंस को बहुत मज़ाक समझ रहे हैं, उनको समझना होगा कि बहुत सारे अभी भी ऐसे हैं। तो हमने बात करी बच्चियों की, लेकिन डॉक्टर यास्मीन जो ओल्ड एज वुमेन्स हैं, वो लोग बहुत इग्नोर करती हैं इन चीज़ों को, बताती नहीं हैं मतलब मिडल एज की ख़वातीन। अब उनके लिए भी आप क्या कहेंगी कि कैसे अपने आप कैसे पता चले अपने आप से कैसे चेक करें खुद से? जैसे आपने पहले ही बताया, छोटी-सी कोई बात ऐसी बता दें जिससे उनको लगे कि हमने किन-किन दिनों में कब-कब अपने आप को देखना है, कैसे चेक करवाना है? जी। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी अल्लाह पाक आपकी सहेली की वालिदा की खैरियत रखे। अनफॉर्चुनेटली वो बहुत क्रिटिकल स्टेज पे आ गई हैं। कैंसर हुँ, अगर शुरू में इसके ऊपर तवज्जो दी जाए तो बहुत अब अल्लाह का करम है साइंस ने बहुत तरक्की की है। हाँ, इन जो ज़रा बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं जिनका आप कह रही हैं कि इनको किस एज एंड स्टेज पे अपनी चेकअप्स और तवज्जो देनी चाहिए, तो मैं कहूँगी हर महीने हर अ, महीने। जी अनफॉर्चुनेटली जैसे औरत की उम्र बढ़ती जाती है, उनका कैंसर का रिस्क भी बढ़ता जाता है, ख़ुसूसन छाती का कैंसर, ख़ुसूसन बहुत सारे जो हार्मोन के कैंसर्स हैं। इसलिए जो 40 के ऊपर ख़वातीन हैं, उनके लिए तो बेहद ज़रूरी है कि हर महीने जिनको पीरियड होते हैं, अपने पीरियड के 1 हफ़्ते बाद शावर में चिकने हाथ से अपनी छाती के ऊपर मुआयना करें। एक बाकायदा अपनी फैमिली डॉक्टर से या यूट्यूब के ऊपर देख लें या किसी फ्रेंड से पूछ लें। बेहतर है कि किसी डॉक्टर से प्रॉपर एक गाइडेंस लें कि चेकअप कैसे करना है। हर महीने करना है और उन्होंने ना सिर्फ छाती के एरिया में करना है लेकिन बगल में भी करना है और दोनों साइड पे करना है और हर महीने करना है। शावर में करना है 2 से 5 मिनट लगते हैं और बेसिकली अगर उन्होंने कोई चेंज महसूस की तो उन्होंने अपनी फैमिली डॉक्टर को दिखाना है और फिर उसके जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं मैमोग्राफी है, अल्ट्रासाउंड है, फिर मैमोग्राफी है और अगर खुदा ना खास्ता कुछ उसमें से निकलता है तो हाँ, उसको परस्यू करें, बायोप्सी कराएं। कोई भी अगर इंसान की सेहत में तब्दीली आती है, आजकल तो मेडिकल फैसिलिटीज हर जगह हैं, लेकिन अगर कोई तब्दीली आती है और वो मुसलसल हमारे बैकग्राउंड में कहीं उसके आसार हैं, कोई दर्द है, कोई चीज़ दुख रही है, कोई चीज़ नॉर्मल नहीं है, कोई थकान है, कोई गैर ज़रूरी पसीना आ रहा है, कोई
गैर ज़रूरी कहीं दर्द हो रहा है या कोई गिल्टी बन रही है, तो ये नॉर्मल आसान नहीं है। अच्छा। जी, तो हमें चाहिए कि इन्हीं स्टेजेस पे किसी से रुजू करें। लेकिन ख़वातीन के लिए ये रिस्क बढ़ता जाता है उम्र के साथ, ये रिस्क कम नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली 60s में 50s में बढ़ता है, फिर 60s में उससे भी ज़्यादा, फिर 70s में 1 in 3 ख़वातीन में ये पाई जाती है ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, इसके बाद मैं आपके पास आऊँगी। अब हम ज़ीनत बुखारी साहिबा के पास चलते हैं। आप अब हमें बताएँ कि आपको कब पता चला? आपको कैसे पता चला? आप भी अपना एग्ज़ामिन करती थीं या क्या करती थीं? फिर आपने क्या सोचा और कैसे फिर इसको जाना? मैं बताती हूँ शफ़क़, तुम्हें मेरा तो अब पता ही था कि मैं कितनी एक्टिव थी, कि मुझे मतलब शायद ही बुखार-वुखार होता था, क्योंकि शुरू में तो यही सुनते थे कि इसमें मरीज़ को मुस्तक़िल बुखार भी रहता है, कभी कुछ होता है या कोई साइज़ में चेंज आ जाए या कहीं दर्द हो। यकीन करो, जब तक तुम्हारे भाई थे तो मतलब अगर मुझे उस वक़्त कुछ भी पता चल जाता तो ज़ाहिर है मैं उस वक़्त भी इलाज शुरू कर देती इनकी ज़िंदगी में। हुआ ये कि बस इनके 2011 जुलाई 23 जुलाई 2011 में इनकी शहादत के बाद 2 फरवरी को जनवरी के बाद 2 फरवरी 2012 मैंने पहला मैमोग्राम करवाया है, 6-7 महीने। अच्छा, मैं तो मतलब बज़िद थी, मैं यकीन करें कि रिपोर्टें मेरी आ चुकी थी सब, फिर भी मुझे यकीन नहीं था, मैं समझती थी शायद रिपोर्ट गलत है। मैं मतलब अपनी हालत की वज़ह से कि जितनी मैं एक्टिव थी, मुझे कुछ नहीं नहीं, हुआ। आप गई क्यों थी? मैं मैमोग्राम आपने किस हाँ, मैं वही बताना चाह रही हूँ। मैं गई, इनके दोस्त एक सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर शफीक प्रोफ़ेसर, काफ़ी अब तो रिटायर हो गए। उनकी बेगम भी डॉक्टर हैं, तो मेरी उनसे बहुत दोस्ती थी घरेलू। तो मैं अच्छा, मेरी आदत थी कि मैं हाथ सर के नीचे रख के तकिए, अगर तकिया भी होता है तो मैं तकिए के नीचे रख लेती हूँ, रख के सोती थी। सुबह जो मैं उठी तो मुझे कुछ उस हाथ में दर्द महसूस हुआ लेफ्ट साइड पे। तो मैंने कहा ऐसा ही हो रहा है, शायद बेकल हो गया है या कोई वजह है। इत्तेफ़ाक से उस दिन मेरा उनके घर भी जाना हुआ। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाभी, कि मेरे पता नहीं आज हाथ में क्यों दर्द हो रहा है। अच्छा, उन्होंने ऐसे ही मुझे वो हाथ-वाथ से टच किया। उन्होंने फ़ौरन अपने हस्बैंड को बुला लिया, हालाँकि वो मेरे लिए बिल्कुल देवरों की तरह थे, मतलब वो मुझे चेक भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बस थोड़ा-सा टच करके उन्होंने कहा, भाभी आप एहतियातन मैमोग्राम करा लें। तो आपको बगल में था? बगल में नहीं, आपने महसूस नहीं, किया? मेरा ब्रेस्ट में ही था, लेकिन जा रहा था बगल की तरफ। ओके। अच्छा, मगर लेकिन ब्रेस्ट में से ना कभी कुछ निकला, ना कोई साइज़ का चेंजेज़, कुछ भी कोई ऐसी अलामत होती कि मैं पहले भागती, या ज़ाहिर है जिस स्टेज पे मेरा निकला है। तो हाँ। बस जब उन्होंने मुझे मैमोग्राम का कहा ना, तो यकीन करें मैंने ना घर में ज़िक्र किया, ना बच्चों को बताया पहले, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे पहले ही अभी परेशान थे। तो हुँ। मैंने डायरेक्ट टाइम लेके कराची एक्स-रे, जो नुमाइश चौराहे पे है हमारे यहाँ, मैंने डायरेक्ट उनसे टाइम ले लिया। अच्छा, इत्तेफ़ाक से मुझे 3 दिन जल्दी-जल्दी चीज़ें, फिर ज़ाहिर परवरदिगार ने साथ दिया। 3 दिन में उन्होंने कहा बस आपका कल टाइम है, आप आ जाएँ। अकेली मैं गई, मैमोग्राम मैंने करवाया। तो वो मैमोग्राम कराते वक़्त ही मैं डॉक्टर को जब चेक देख रही थी, मतलब कुछ हमें भी आइडिया तो हो ही जाता है ना डॉक्टर के चेहरे की परेशानी हाँ, से, या हाँ। वो बार-बार जा रही थी, आ रही थी बाहर अंदर। तो फिर क्या, मैंने कहा भई चले हो गया, वो कंप्लीट हो गया, तो मैंने कहा अब रिपोर्ट कब मिलेगी? कहेंगे 3 दिन के बाद। अब ये 3 दिन मेरे जिस तरह भी गुज़रे, ज़ाहिर है वो आप लोग समझदार हैं, क्योंकि मैंने किसी को ये बात नहीं बताई कि मैं मैमोग्राम भी करा के आ चुकी हूँ। हुँ। तो 3 दिन के बाद जिस दिन मेरी रिपोर्ट आनी थी, तो मैंने फिर अपने बड़े बेटे से कहा, मैंने कहा वो मुझे कुछ टेस्ट दिए थे डॉक्टर ने, वो मैंने वहाँ से कराए, रिपोर्ट लानी है। तो वो कहने लगे मुझे रसीद दे दो। अब ज़ाहिर है मेरे बच्चे ज़रा हैं बहुत छोटे दिल के, बस परेशानियाँ उन पे ज़रा बड़ी-बड़ी पड़ गई हैं। तो मुझे अचानक ये ख़्याल आया, ऐसा ना हो कि ये कोई गड़बड़ निकले तो ये रास्ते में रिपोर्ट किसी से पढ़वा ले या किसी से हाँ, पूछ ले, तो पता नहीं इसका क्या, वो बल्कि मेरा बड़ा वाला ज़ामिन। हाँ। तो मैंने अचानक ना उस पे गुस्सा किया ना, कहने लगे चलो, मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी रिपोर्ट लेने, कह रहे नहीं मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है, मैं ले आऊँगा। तो मैं ना बिला वजह गुस्सा करने लगी कि ये नाराज़ होके बैठ जाएगा, वो नाराज़ जल्दी होता है। मैंने कहा बस मेरी रसीद दे दो मुझे तुम, मैं खुद जाऊँगी। मैंने रिक्शा पकड़ा और उसने ज़ाहिर है मुझे रसीद दे दी, मैं चीख रही थी तो। मैंने रिक्शा पकड़ा, रिपोर्ट ली वहाँ से, यकीन करें हमारे मोहल्ले के एक डॉक्टर थे, अब तो उनका क्लिनिक वहाँ नहीं है, वहीं था अब्बास टाउन में ही। तो मैं बजाए घर जाने के ना मैं वहाँ उतर गई। बस मेरा दिमाग ज़रा चलता है, मैं बहुत जल्दी चीज़ों से घबराती नहीं हूँ, मैं परेशानी माशाअल्लाह। खत्म होने के बाद रोती हूँ, असल मसला ये।
तो शफ़क़ को बहुत अंदाज़ा है मेरी तबीयत का और उसका। हाँ, तो बहादुर हैं आप बहुत। तो जी। मैं सीधी उनके पास चली गई डॉक्टर के पास। अच्छा वो उन डॉक्टर का ये कायदा था कि हर वक़्त उनके आगे कुरान खुला हुआ रहता था और वो आयतें हाइलाइट करते रहते थे। डॉक्टर परवेज़ नाम था उनका। मतलब मैं अच्छे-अच्छे इसलिए नाम ले रही हूँ कि जो लोग सही अच्छा गाइड आपको करें और हाँ। पहली दफ़ा ही आपको डॉक्टर अच्छे मिल जाएँ, तो बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। तो किसी ने मिसगाइड नहीं किया। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ देखा। अच्छा मेरी बच्ची का रिश्ता हो चुका था इनकी ज़िंदगी में, तो उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ देखा तो कहने लगे भाभी कहते थे ज़ाहिर है मोहल्ले के डॉक्टर थे, भाभी आप किसके साथ आई हैं? तो मैंने कहा मैं परवेज़ भाई मैं इतनी दूर किसके साथ आऊँगी? मैं तो अकेली आई हूँ, यहीं तो है घर। कोई बहन-भाई भी साथ नहीं आए। मैंने कहा तो मैं आपके पास आई हूँ। फिर मैं ज़रा खटकी। मैंने रिपोर्ट उनके आगे रखी और फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब बस अब आप ये सोच लें कि ये कुरान आपके सामने है और मेरी रिपोर्ट आप मुझसे कुछ भी गलत बयानी नहीं कीजिएगा। सच जो बोल कुछ है रहे मुझे एक्यूरेट सही बता दें और ये भी बताइएगा कि कितना टाइम है मुझे इलाज कब से शुरू करना है। ये मैंने उनसे कहा वो हैरान मेरी शक्ल देख के। तो उन्होंने कहा भाभी बात तो ऐसी है कि आपको सुबह एडमिट होना है। ओह! अब मतलब पता नहीं कौन यकीन करें मुझे उस वक़्त कोई इतनी मालूमात नहीं थी कि 4th स्टेज क्या होता है। ज़ाहिर है कोई इतना वो ही नहीं था। तो आपका तो किस स्टेज पे था? 4th स्टेज पे। हाँ, और ओह! वो कहने लगे कि आपका दूसरी तरफ चला जाएगा, मामलात बहुत बढ़ गए हैं। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब ऐसे कैसे मुझे यकीन ही नहीं आया उनकी बात का ज़ाहिर है कि हाँ। मतलब अलामत नहीं, कुछ नहीं वो अच्छा मैं घर आ गई खामोश, कुछ नहीं बताया बच्चों से ऐसे कहा मैंने कहा हाँ, आ गई। अच्छा बच्चों ने भी कोई किसी के ज़हन में ही नहीं ज़ाहिर 3 दिन मेरे कशमकश में ये गुज़रे, 3 दिन मैंने लगा दिए कि बच्चों को बताऊँ, ना बताऊँ, ना बताऊँ। अच्छा फिर मेरे उन्हीं डॉक्टर जिन्होंने मेरा मुआयना किया था, उन्होंने मुझे सर्जन के पास रेफर किया। डॉक्टर फरा इदरीस हैं, हमारे यहाँ सामने इब्न सीना में भी होती हैं और सिविल हॉस्पिटल की डॉक्टर हैं वो। बहुत बेहतरीन खातून की हैसियत से भी बहुत अच्छी। मैं बता रही हूँ ना मुझे डॉक्टर्स बहुत अच्छे मिले, परवरदिगार उनके और उनको शिफ़ा दे। हमारे यहाँ डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, हम उनके कहने पे चले, ये है शायद। हुँ। अब वो उन्होंने उनके पास भेज दिया और उन्होंने ये कह के भेजा कि ये मेरी भाभी हैं, इनका बस आप ये समझ लें कि बहुत ख़्याल करना। अच्छा तो आपका बहुत क्विक इलाज शुरू हो गया और फ़ौरन ही बहुत, बस पता चलते ही मतलब बस उतना टाइम लगा कि वो फ़ौरन ही मेरा पहले ही मैंने बायोप्सी मेरी रूफ़ीना सुमरो साहिबा ने करी थी, वो आगा खान से मैंने कराई थी लेकिन मैंने इलाज उनसे नहीं करवाया, क्योंकि मैं इन डॉक्टर के पास आई थी लेकिन बस बायोप्सी की जो रिपोर्ट जो आई है, तो बस उसके बाद मुझे दूसरे दिन एडमिट होना। फिर वही होता है जो आप लोग ज़ाहिर है डॉक्टर यास्मीन बेहतर जानती हैं कि वो डॉक्टर ज़ाहिर है फिर ऑन्कोलॉजिस्ट से वो करते हैं, फिर सब मिलके एक फैसला करते हैं कि पहले कीमो हो मतलब एक अजीब-सी कशमकश हो गई और फिर अब 3 आप दिन हमें ताकि हमारे नाज़रीन साथ-साथ में हौसला बढ़ाएँ, डॉक्टर यास्मीन मैंने इनको बुलाया ही इसलिए कि हम लोग सोचते हैं कि फर्स्ट और सेकंड नहीं, स्टेज वाला जो है वो आगे और सफ़र ये 4th स्टेज की थी, लेकिन देखिए इन्होंने खौफ हिम्मत करी। हाँ, देखिए खौफ और एक ये कि मतलब हमारे जो इर्द-गिर्द का माहौल और लोग जो है ना, वो ज़्यादा हमें मारते हैं। आप थोड़ा-सा कंट्रोल कर लें, अब मैंने बस यही एक तरीका अपनाया था जब मेरी कीमोथेरेपी वगैरह शुरू हुई। ज़ाहिर है डॉक्टर नायला अंजुम से मेरा कंसल्ट हो गया, फिर एनएमसी में होती हैं वो यहाँ, काफ़ी में ज़ाहिर है इलाज तो आप लोगों को तो अंदाज़ा इलाज बहुत महँगा है, कि मतलब बहुत हम क्राइसिस से गुज़रे बस मतलब अब हम किराए के घर में हैं। ये सारे हालात हुए लेकिन मेरे बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी, मेरे बच्चों ने कहा कि सब कुछ एक तरफ है, पहले हमें इलाज करना है, तुम होगी तो सब कुछ होगा। बिल्कुल। क्योंकि मैंने डॉक्टर को आप मुझे बताएँ कि आपको कितने साल हो गए इस सारे मेरा 2012 से अब लगा लो आज 2021 से मेरा अब हड्डियों में काम वो चला गया है, क्योंकि पहले ही टेस्ट के बाद जब मेरे 2-3 डॉक्टरों से मैंने ज़ाहिर है सेकंड ओपिनियन भी लिया सब, तो हर डॉक्टर ने मुझे ये बताया था कि 85% चांस है कि आपकी बीमारी पलटेगी। वो परवरदिगार का मौज़ा है कि कब पलटेगी और कब नहीं, लेकिन ज़्यादा चांस यही है। तो हुआ ये कि जब 6 साल के बाद मेरा वो जो एक कोर्स होता है नॉल्वेडेक्स का और वो सारा मैंने कंप्लीट किया है, तो ज़ाहिर है मैं फ़ॉलो अप के लिए गई, बड़ी खुशी-खुशी और मन्नतें और मुरादें जो कुछ भी हम लोगों का होता है तरीक़े-कार। तो मैं गई तो उन्होंने कहा ठीक है, डॉक्टर ने कहा न बोन स्कैन का टाइम दे दिया सब कि आप बस सारे टेस्ट रिपीट करा लें। बस जब मैंने बोन स्कैन करवाया तो डॉक्टर ज़रा परेशान हो गई रिपोर्ट देख के कि बोन्स में आ गया, तो रीढ़ की हड्डी से शुरू हुआ है। तो कहने लगी कि आपके वो पता नहीं कौन-कौन से वो ज़ाहिर है आपको सारी लैंग्वेज पता होगी कौन से उसमें शुरू के 4-5 कौन से हड्डी में है, क्या है। तो उन्होंने कहा देखें आप ना बायोप्सी करवाएँ इसकी। अच्छा मेरा कुछ
एक मेरा मिजाज ये भी है कि मैं जब तक खुद मुतमईन नहीं हो जाती हूँ ना, तो मुझे कोई भी किसी चीज के लिए मजबूर नहीं कर सकता, मतलब मैं कर ही नहीं सकती हूँ, फिर मेरे ऊपर एक खौफ होता है। मैंने ये सारी चीजें, जाहिर है बच्ची भी मेरी लग गई, मैंने डॉक्टर से कहा भी जब मेरा इलाज शुरू हुआ था कि भाई मेरे पास अगर 1 महीने का भी टाइम है तो मैं अपनी बच्ची की रुखसती कर दूं। जाहिर है जैसे यही वाइफ सोचती है। हाँ। जहन में यही होता है, क्योंकि कैंसर का तो दूसरा नाम लोगों ने रख दिया है मौत, कि अब हमें सजाए मौत हो गई, अब डेट फिक्स कर ली है कि जज बस ने हम मरने वाले और शायद वो मोटिवेशन खो देते हैं जिंदगी की। तो बस। भी आपके पास दोबारा आऊंगी डॉक्टर यास्मीन। अब मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा इधर यहाँ पे आगे हमें बात बताएं। कैंसर डायग्नोज हुआ तो उसके बाद बचने के कितने चांसेस होते हैं, ये इलाज कितना बड़ा होता है, कितना प्रोसेस लगता है, उसके बाद क्या बिल्कुल क्लीन हो जाता है या दोबारा, जैसे इनके पास 6 साल बाद दोबारा आया है, तो क्या इस तरह आ जाता है? अब आप हमें थोड़ी सी बताएं इसके बारे में। इससे भी पहले मैं कहूंगी कि जैसे कि जीनत कहती है कभी बुखार भी नहीं हुआ, मसरूफ जिंदगी थी और माशाल्लाह बाहिम्मत थी, मसरूफ थी, परेशानी में से गुजर रही थी और बुखार भी नहीं हुआ, महसूस भी नहीं हुआ जब तक वो एक्चुअली उस दिन उस करवट पे लेटी हुई थी और ऐसी मुश्किल में उठी हैं तो उन्हें एहसास हुआ। अमूमन आजकल ऐसी ही प्रेजेंटेशन आ रही है, बगैर किसी हिस्ट्री के, अच्छा, बगैर। मैं आपकी बात काट के एक बात कह सकती हूँ? जी 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 बताइए। ये बात बताई थी जब मैंने उनसे ये जिक्र किया था शुरू में, जब इलाज शुरू नहीं हुआ था, सिर्फ बाइप्सी वगैरह हुई थी, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने तो ये सुना है, क्योंकि मेरी वालदा को भी था कि भाई मुस्तकिल बुखार रहता है, ये रहता है, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे कहीं दर्द नहीं, मेरा कोई। तो उन्होंने फिर मुझे एक बात ये भी कही है कि देखिए ये सेल हर एक के जिस्म में होता है, जी और अगर अचानक आपके ऊपर कोई अचानक अनहोनी या कोई हादसा या कोई चीज भी ऐसी हो जाती तो ये एक्टिव हो जाता है। तो फिर मैंने उनको बताया कि भाई 2011 में, अरे इससे बड़ा तो मेरे लिए हादसा या कोई भी अनहोनी चीज हो ही नहीं सकती थी। तो कह लेंगे कि ये भी एक वजह होती है कि आपको बिल्कुल नहीं पता चला, इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं, कि मतलब आपको मालूम ही नहीं हुआ ना, कि कोई अलामत ही नहीं थी। यकीन करें मेरे सब लोग, जब तक इलाज मेरा शुरू नहीं हुआ, हर आदमी कहता था जब तक वो मेरा ब्रेस्ट रिमूव नहीं हो गया, जब तक किसी को यकीन नहीं था कि है मुझे कैंसर। क्योंकि आप एक्टिव थी। हाँ, तो डॉक्टर यास्मीन जो ये इन्होंने कहा, तो इस तरह भी होता है कि कोई चीज ऐसी या कोई वाकया ऐसा हुआ कि वो एक्टिव हो गया सेल? तो ये है कि ये सेल, बिल्कुल इनकी बात ठीक है कि इसको हम ब्रैका जीन कहते हैं। ब्रैका जीन खवातीन के अंदर 2 होती हैं, एक फादर की साइड से होती है, एक मदर की साइड से होती है। अब जब वो उन दोनों साइड्स में अगर तो फैमिली हिस्ट्री में कुछ चल रहा है और उस जीन में कोई खराबी है तो फिर वो कैंसर एक्सप्रेस हो जाता है। तो इनके लिए ये इशू था कि इनकी वालदा को भी था, जीनत की वालदा को भी था। तो एक तो जीन्स में था और फिर अब ये है कि वाकया कोई स्ट्रेस, कोई सानिया, अल्लाह माफी, एज सच साइंटिफिकली हम इसको ये नहीं कहेंगे, लेकिन हमें ये जरूर अंदाजा है कि जब इंसान परेशानी में होता है तो उसकी बॉडी की केमिस्ट्री बदलती है, उसकी बॉडी की केमिस्ट्री बदलती है, उसके स्ट्रेस के हार्मोन्स बदलते हैं और बहुत सारी चीजें वाजे हो जाती हैं, जैसे चेस्ट पेन होता है और हार्ट अटैक हो जाता है, दिल रुक जाता है, बहुत ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो वाजे हो जाती हैं जब इंसान किसी स्ट्रेस या ट्रॉमा में से गुजर रहा होता है। और जैसे कि जीनत ने कहा, उनके लिए इससे बढ़ के क्या ट्रॉमा हो सकता था उस टाइम पे। तो नो डाउट कि क्योंकि वो जो स्ट्रेस है, दिमाग जिस्म से अलग तो नहीं है, तो दिमाग जिस ट्रॉमा में से गुजर रहा है, जिस्म उसके साथ साथ रिएक्ट करता है, उन स्ट्रेस हार्मोन्स के साथ बॉडी चेंज होती है, सेल्स रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यकीनन इनके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। अब ये है कि जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो स्टेज 1 एंड 2 है, अर्ली डिटेक्शन के बहुत बेहतरीन रिजल्ट होते हैं और माशाल्लाह ये एक खुशकिस्मती होती है। फिर स्टेज 3 एंड 4 में अमूमन हम कहते हैं कि अगर 5 इयर्स पेशेंट ने क्रॉस कर लिया है तमाम ट्रीटमेंट के साथ, तो हम कहेंगे न्यू सिस्टम बैक टू 0 रिस्क,
लेकिन हम फिर भी उनको सिस्टम में रखते हैं, उनको ये कहते रहेंगे कि आप एहतियात करें, आप केयर करें, एक ये अवेयरनेस रखें, और यही चीज़ कि अपने स्कैन्स वगैरह वक्त से करवाएं, अपने ब्लड टेस्ट वक्त से करवाएं, और इसी हवाले से उन्होंने फिर ज़ीनत के बोन स्कैन वगैरह भी किए होंगे कि वो इनके फॉलो अप के तमाम एहतियात कर रहे थे। अब इसमें भी ये है कि माशाल्लाह इनके इर्द-गिर्द का जो सर्कल था, उन्होंने फटाफट सारे काम कर लिए इनके लिए। माशाल्लाह शी वाज़ वेरी लकी, बहुत ब्लेस्ड हैं, अल्लाह ने बड़ा करम किया और आगे भी रखे इंशाल्लाह। जब प्रोसीजर्स जल्दी-जल्दी चल रहे होते हैं और केयर जल्दी-जल्दी चल रही होती है, तो कैंसर के फैलने के चांसेस कम होते हैं। जब फैलने के चांसेस कम है तो तमाम रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें ये है कि मैं दो तीन बहुत अहम बातें हैं जहाँ पे फैमिली हिस्ट्री है। खानदान की तमाम खवातीन को अपने जेनेटिक टेस्टिंग करवानी चाहिए, तमाम खवातीन को, क्योंकि ये तो वो चीजें हैं जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, यानी इन रिस्क फैक्टर्स पे हमारा कोई इख्तियार नहीं है कि हम किस खानदान में पैदा हुए, कि हमारे वालिदैन में क्या क्या हिस्ट्री चल रही है जीन्स में, क्या कि हम एक फीमेल पैदा हुए हैं, कि हमारी उम्र बढ़ रही है। इन चीजों पे तो हमारा कोई इख्तियार नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, तो जिन लोगों की इतने स्ट्रॉन्ग रिस्क्स हों, पूरा के पूरे खानदान को अपने मर्दों में भी कैंसर्स होते हैं, लेकिन लेडीज में अगर हम जल्दी ये गुफ्तगू, जैसे कि आपने कहा, यंग एज से शुरू करें, बच्चियों के जब इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो, इनको आदत हो एग्जामिनेशन की, और इनको आदत हो, और एज ए फ्रेंड, एज खवातीन, जब हम एक दूसरे के साथ चाय कॉफी पे बैठते हैं, हम पूछते हैं तुम्हारे बच्चों का क्या हाल है, कैसे जा रहे हैं, आपके मियाँ का क्या हाल है। तो हमें ये भी पूछना चाहिए, अरे बहन अपने चेकअप वगैरह करवाए हैं, अपना मायना करती हो। बड़ा जरूरी सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि हमें एक दूसरे से पूछना चाहिए। अपना एग्जामिन खुद किया था या करवाया था। बड़े नेचुरली मैं जब किसी और माँ से बात करूंगी तो मैं पूछूंगी आपके बच्चे खैरियत से हैं, आपके घर में सब ठीक है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मुझे पता है कि ये खातून बिजी है, ये किन मरहलों से गुजर रही है, लेकिन दर हकीकत जब वो सबसे पहले अपनी सहेली का जाती हाल पूछेगी कि आप कैसी हैं, आपकी सेहत कैसी है, अपना मायना किया, अपने चेकअप्स वगैरह करवाए हैं, रुजू कर रही हो डॉक्टर से, अपने जो भी रूटीन के चेकअप्स हैं कर रही हो, अपनी सेहत का ख्याल कर रही हो, फिर उसके बाद डेफिनेटली अगर खुद भी आप अपने लिए टाइम निकाल रही हैं, तो फिर इंशाल्लाह आप अपनी बेटी के लिए भी एक अच्छी रोल मॉडल हैं। आप उनको भी दिखाएंगे कि देखें बेटा, ये डॉक्टर के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा रखना चाहिए, सिर्फ बीमारी के टाइम नहीं जाना चाहिए, बाकायदा एक रूटीन में जाना चाहिए, और अपने आप अपना पता होना चाहिए कि अब ये पीरियड खत्म हुआ है, अब ये करना है, अब वजन थोड़ा सा बढ़ रहा है। आजकल कैंसर सैडली पाकिस्तान में बहुत बढ़ रहा है, पूरे एशिया में अब वो तकरीबन नंबर 1 है ब्रेस्ट कैंसर में, और शायद इसमें हमारा वेट गेन बढ़ रहा है, हमारा वेट बहुत बढ़ रहा है, केमिकल्स बहुत हैं, फास्ट फूड बहुत है, और ज़्यादातर काम बैठने का है, वर्जिश कम है। तो इस हवाले से भी हमने काफ़ी काम करना है कि क्या-क्या हम अपनी सेहत के लिए कर सकते हैं जिससे हमारे रिस्क फैक्टर कम हो। यानी अच्छा हेल्दी खाना है, लेकिन एक्सरसाइज और मतलब आज के मॉडर्न वर्ल्ड में मैं समझती हूँ बहुत ज्यादा जरूरी है। हम फिर जीना भाभी से पूछते हैं, क्योंकि अब हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, कि अभी भी आप मुस्कुरा रही हैं, जबकि आपको लगता है कि आपकी मतलब आपकी डॉक्टर ने जो कहा है कि आपकी
बोन्स में चला गया है। तो अब आपकी फीलिंग्स क्या हैं और आपने नेक्स्ट क्या प्लान किया है? आपकी डॉक्टर ने कैसे इलाज होगा, क्या होगा? हाँ, असल में एक तो ये कि देखें थोड़ा-सा हम लोगों को ना डॉक्टर के कहने पे अमल करना चाहिए। हम लोग कहते हैं ना अक्सर घरों में बात अरे डॉक्टर तो ऐसे ही कहते हैं। ऐसा हाँ, नहीं है, उनको हमसे ना कोई दुश्मनी है, लेकिन उनको हमसे प्यार तो होता है। अपने हर आदमी डॉक्टर चाहेगा मेरा मरीज़ अच्छा हो, जी, लेकिन बिल्कुल। हम ज़रा सा टाल देते हैं। हमने ये नहीं किया, ना मेरे बच्चों ने, ना मैंने। अगर डॉक्टर मुझे 10 बजे का टाइम दे रही है तो मैं 9 बजे वहाँ पहुँचती हूँ। कि हाँ, मेरी वजह गुड। से मुझे देर ना हो, इलाज में मेरे देर ना हो और डॉक्टर हर चीज़ डॉक्टर ने पहले दिन इलाज शुरू होने से पहले सब हमें क्लियर बता दिया। देखिए ऐसा होगा, नाखून नीले हो जाएँगे तो बाल उतर जाएँगे तो सब कुछ हो जाएगा और औरतों के लिए ये सब चीज़ें बहुत वो होती हैं। हुँ, तो लेकिन फ़ौरन ही वो लेकिन कहती थी कि जब आपका हाँ, ट्रीटमेंट हो जाएगा, कीमो हो जाएगी तो आप इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएँगी कि आपके बाल में हो सकता है आपको हेयर कलर लगाना ही ना पड़े और ऐसे ही हुँ, हुआ। अच्छा। देखिए, फिर उन्होंने ये कहा मैं कि ज़िंदगी से बढ़ के ये बाल-वाल ये सब कुछ नहीं, जब ज़िंदा होंगे तो वरना कब्र में लेटते ही सब झड़ जाएँगे, फिर क्या हाँ, करेंगे, है या नहीं? जब उन्होंने मुझे सिविल हॉस्पिटल के सेमिनार में बुलाया था, तो मैंने तो बाकायदा माइक पे जाके यही कहा मैंने कहा भई हेयर डाई का खर्चा भी कम हो गया है, कीमोथेरेपी से वही लेकिन ये पॉज़िटिव। पता है तकलीफ तो होती है, यकीन करें जब पहली दफ़ा मेरे बाल उतरे हैं तो क्योंकि मेरे बाल घूंघर वाले और बहुत अच्छे थे, ज़रा घूंघर वाले बाल लंबे कम होते लेकिन मेरे लंबे भी थे घूंघर वाले। तकलीफ तो वाक़ई होती है लेकिन बस हम दूसरे ही लम्हे ये आता था कि ये हमें करना है, इसकी वज़ह से तो ज़िंदा रहेंगे तो क्योंकि बच्चों को भी फिर देखना था अकेले। हाँ, जब आपके सामने कोई चीज़ हो ना कि हमें अंदर से फिर ज़िंदा रहने की ये टारगेट ये है कि इन बच्चों को पालना है, उनका बाप पालना है, शहीद हो चुका फिर है, इनका मैंने बच्चों को बिल्कुल मेन सही। सहारा इनका चला गया, अब मैं भी अगर ऐसे करूँगी तो मुझे देख के मेरे बच्चे हुँ, और परेशान। तो मैं हर चीज़ ना हँस के उड़ाती थी, मैं कहती थी गर्मी आई, बाल जब मेरे उतरे मैं कहा बड़ा सुकून है भई गर्मी-वर्मी नहीं लग रही तुम लोग मतलब इस तरह मैं इसको शफ़क़ को पॉज़िटिव बोली। मानती नहीं कि मैं बहुत हँसी-मज़ाक में तकलीफ़ जो अंदर थी तो वो तो थी, लेकिन वो मैंने हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर। हाँ, क्योंकि अगर मैं लेट जाती ना ये सोच के कि भई मुझे कैंसर है तो बस अभी तक तो और मैं मरने वाली हूँ बस, हाँ। अब अगर मैं मेरा ये सोच बिल्कुल सही। 2018 में मेरा पैट स्कैन हुआ और अभी 2000 क्योंकि उसमें आया कि सिर्फ रीढ़ की हड्डी में मामलात हैं, बायोप्सी पे ज़ोर दिया डॉक्टर ने। मैंने उनसे कहा देखिए मेरा दिल नहीं क्योंकि वो उन्होंने ज़ाहिर है उसके चांस भी बताए कि अगर आपकी वो स्पाइनल कॉर्ड टच हो जाती है थोड़ी-सी तो आप पैरालाइज़ भी हो सकती हैं। तो मैंने हुँ, कहा देखिए मैं नहीं करवाऊँगी बायोप्सी, आप मुझे कोई और हल बताएँ। कह रही है पैट स्कैन है बहुत महँगा है। ज़ाहिर है 65-70 हज़ार का पैट स्कैन। तो वो परवरदिगार की उस वक़्त मदद थी 2000 में कि मेरे एक जानने वाले हैं, तो उन्होंने फ़ौरन ही मुझे 3 दिन में जिन्ना हॉस्पिटल से टाइम जब अल्लाह मियाँ हम अच्छा सोचेंगे तो फिर हमारे साथ हुँ, अच्छा-अच्छा ही होगा। 3 दिन में मुझे टाइम मिल गया जहाँ लोग लाइन लगाए हुए थे और बेहतरीन ट्रॉमा सेंटर जिन्ना हॉस्पिटल का हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि जिन्ना ऐसी है सिविल ऐसा बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स अच्छे हैं हमारे काबिल। 3 दिन में पैट स्कैन हुआ, पैट स्कैन में ज़रा-सा वो आया कि आपकी बीमारी अपनी जगह रुक गई। लेकिन हाँ, वो कुछ अरसे के लिए। अब फिर 2021 में ये हुआ मगर मेरी दवाएँ चल रही हैं। वो ज़ोमैटा इंजेक्शन मुझे लग रहा था हर 3 मंथ्स में। उन्होंने कहा था आप अपनी हड्डियों को ऐसा रखें कि बस आप जैसे छोटे बच्चे को सँभालते हैं क्योंकि आपकी गिरने से हड्डी नहीं मतलब टूटेगी, आप हड्डी की वज़ह से अगर गिरी तो आपकी हड्डी फ़ौरन टूटेगी। और हुआ भी यही कि एक दफ़ा मेरा उल्टा पाँव कहीं सिर्फ़ टच हुआ था पलंग से, तो मेरी तीसरी उँगली जो है पैर की फ्रैक्चर हो गया था फ़ौरन। तो मतलब फिर मुझे और ख़्याल आया कि खुदा ना ख़ास्ता माज़ूर हो गए, कहीं गिर गए तो हमें अगर हमें अपने आप से मोहब्बत है, अपने बच्चों से, अपने घर से तो भई हमें अपना ख़्याल रखना है और मेरे ऊपर अभी ज़िम्मेदारियाँ हैं। अब फिर जो 2021 में पैट स्कैन मेरा उन्होंने फिर वही बायोप्सी पे आ गई ये बात, लेकिन मैंने हुँ, फिर पैट स्कैन करवाया है, तो उसमें ये आया कि मेरी गर्दन की हड्डी में बढ़ गया है एक आँख के पास स्पॉट आया है अंदर और एक सर की हड्डी में सीधे हाथ में। मतलब हुँ, काफ़ी सीरियस डॉक्टर संजीदा थी, लेकिन मैंने उनसे कहा मैंने कहा आप बेफ़िक्र रहें, जब तक मैं नहीं चाहूँगी मैं बिस्तर पे नहीं लेटूँगी। अच्छा फिर भगवान उन्होंने मुझे करे। ही मशवरा दिया था 2 साल पहले, मैंने उनसे क्योंकि मैं थोड़े दिन डिप्रेशन में जा रही थी। मैं यकीन करेंगी आपको यकीन नहीं आएगा, मैं 10-10, 15-15 दिन सोती नहीं थी। मैं ये सोचती थी कि अगर मैंने आँखें बंद की, तो ऐसा ना हो कि मैं सोते में ख़त्म हो जाऊँ, तो मैं अपने बच्चों से बात नहीं कर पाऊँगी। नींद की अल्लाह! गोली यकीन करो शफ़ा मतलब मैं इस वक़्त किसी कोई बैठा हुआ नहीं है, मैंने बच्चों से भी ये बातें शेयर नहीं की क्योंकि
उनके दिल और फिर वो हो जाते हैं, वो मुझे देख के हंसते हैं, मेरे जिंदा रहेंगे आप। आपने जितना हौसला सब नाज़रीन को दिया है ना, आप इसी हौसले से रहे। अल्लाह अब आपको इसी मामला फिर वही है। अभी मैं एक गोली उन्होंने नई मुझे दी, लेकिन उन्होंने कहा आपकी होगी बायोप्सी, लेकिन मैंने कहा मैं बायोप्सी नहीं कराऊंगी, क्योंकि अभी एक नया सिलसिला, मेरी छोटी बेटी, आप लोग दुआ करिएगा, रजब में उसकी तय हो गई है शादी। फिर मैं डॉक्टर से, अभी वो मैं कर रही हूँ जो मेरा चल रहा है, फिर मैं डॉक्टर से रुजू करूंगी कि अब मुझे क्या करना है। ये जो क्योंकि सारी माएँ हैं ना डॉक्टर यास्मीन, वही माएँ हैं कि बच्चों का ख्याल और बस जिंदा अच्छा, रहना है बच्चों के लिए। उन्होंने ये बात कही तो मैं अपने साथ हर चेकअप पे अपनी बेटी को लेके जाती थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ये सारी बातें बता दी थी। मैं उसका भी, रिदा का, तुम जानती हो, रिदा का मैं बाकायदगी से हर मंथ के बाद चेकअप कराती थी। दूसरे बच्चे का प्लान का भी उसको डॉक्टर ने मजबूर किया, क्योंकि वो जरा घबराती, कमजोर बहुत है, शफक ने देखा है, तो कहे मैं अभी बच्चे ना हो, मैं नहीं बर्दाश्त कर। तो उन्होंने कहा बेटा ये कुदरत की तरफ से नेचुरल आपकी सेफ्टी है, तक आपके वो पीरियड टाइम गुजरेगा बच्चे का, फिर आप जब तक दूध पिलाएंगे। उसने पूरे 2.25 साल और 2.5 साल दोनों बच्चों को दूध पिलाया, क्योंकि आपके पास अवेयरनेस आ गई थी, तो आपने अपनी बच्चियों को वो पहुंचाई। चले हम वाइंड अप की तरफ जाते हैं। जब मेरा हाँ, चेकअप होता है तो मैं उसका भी कराती हूँ, वही आपने जो बताया पीरियड्स के यही बाद हर माँ को दिखाने यही करना है कि अपने चेकअप के साथ अपनी बिल्कुल, बेटियों बिल्कुल। का भी चेकअप कराना है, क्योंकि मतलब बेखबरी में ना मरे ना, बेटियों को तो बड़ा होना बरहक है। है, बस हाँ, मौत तो बरहक है, जब आएगी आएगी, बेखबरी आप में ना मरे आप। आपका हौसला देखकर बहुत सारे लोग भी हौसला पकड़ेंगे और मौला आपको सलामत बिल्कुल, रखे, हम ये दुआ करेंगे। डर की जरूरत ही नहीं है। आखिर में डॉक्टर यास्मीन, अब मैं चाहूंगी कि आप बताएं इसके बारे में कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को फायदा है, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल। बिस्मिल्लाह। आप कैसे काम करते हैं, कैसे इलाज करता है शौकत खानम, हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं? शुक्रिया। शौकत खानम, जैसे कि सबको पता है कि पाकिस्तान में 80% मरीजों का, 75 से 80% मरीजों का मुफ्त या पार्शियली सब्सिडाइज्ड इलाज करता है। वो जैसे कि जीनत ने कहा कि स्कैन्स महंगे हैं, दवाइयाँ महंगी हैं, इलाज महंगे हैं, तो ये अनफॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान में ये सिलसिला चला नहीं है गवर्नमेंट सिस्टम में कि कैंसर का इलाज मुफ्त हो। ऑस्ट्रेलिया में तो फिर भी ये सहूलत है, पाकिस्तान में शौकत खानम में ये सहूलत गरीब या डिजर्विंग तबके के लिए अभी है। अभी अनफॉर्चुनेटली जीनत के शहर में शौकत खानम बना नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह 2023 के एंड तक बन जाएगा कराची में, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करे। तो ऑस्ट्रेलिया में ये है कि जो हमारी कलेक्शंस है यहाँ से, जो लोग सदका और ज़कात निकालते हैं, जो लोग डोनेशंस देते हैं, एक तो ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने शौकत खानम को रिकग्नाइज किया है कि ये एक ऐसा अदारा है जो जेन्युइन और अच्छा काम कर रहा है, सेहत के लिए कर रहा है और गरीब लोगों के लिए कर रहा है। जो अफोर्डिंग है उनसे वो पैसे लेते हैं, उनको वो चार्ज भी करते हैं और उनको वो एग्जैक्टली वही इलाज देते हैं जो वो गरीब को या नॉन अफोर्डिंग को देते हैं। ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ये पहचानते हुए कहती है कि हर डोनेशन जो $2 से ऊपर हो, आपको टैक्स डिडक्शन में आप उसे क्लेम कर सकते हैं। यानी अगर मैंने $100 दिए हैं या $1000 दिए हैं या $500 दिए हैं शौकत खानम को, जब मैं अपना टैक्स क्लेम करने लगूंगी 1 साल के बाद, तो मैं वो तमाम पैसे वापस क्लेम कर सकती हूँ। गुड। ये शौकत खानम के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस हैं, लार्ज बिजनेसेस हैं जो चैरिटीज को सपोर्ट करना चाहते हैं, सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के साथ साथ अपने एक प्रोजेक्ट्स के साथ सोशल वेलफेयर के साथ भी चलना चाहते हैं। तो ये हमें एक बहुत बड़ा बोनस है। महीने के महीने अगर हमने 1 लाख या 2 लाख या बाज़ रमजान में माशाल्लाह हमने $5 लाख को भी क्रॉस किया है, तो वो महीने के महीने जो पैसे बनते हैं वो महीने के महीने पाकिस्तान टू द सेंट हम भेजते हैं, ताकि वही पैसे वही ज़कात और उसका ब्रेक डाउन जाता है, इतने डॉलर ज़कात में हैं, इतने डॉलर सदके के हैं, इतने डॉलर्स किसी के खाने में लगने हैं या किसी के ट्रीटमेंट इंजेक्शंस या स्कैन्स में लगने हैं। तो
ऑस्ट्रेलियन जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है फिल वक्त सबसे बड़े सपोर्टर्स शौकत खानम के यहाँ पे वही लोग हैं और वो बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। बहुत बढ़ चढ़ के जब हमने आवाज दी है, जब हमने कहा है कि इस बारे में बात करें, हमारी मदद करें, सब लोग खड़े हुए हैं, हाथ खड़े किए हैं, दिल खोलें, जेब खोलें और माशाल्लाह हमारी कलेक्शन बढ़ती ही जा रही है माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। हाँ, थैंक यू सो मच। एक जो छोटी सी कलेक्शन आपने बताई थी लास्ट टाइम, मैं चाहूंगी वो फिर बताएं कि किसी का खाना एक दिन का करना हो तो कितने पैसे बनते हैं और कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एक मरीज का 3 वक्त का जो खाना है वो ऑस्ट्रेलिया में $5 से पूरा हो जाता है। $5 का मतलब है ऑलमोस्ट 500 रुपए। तकरीबन यहाँ पे $4-4.5 हम लोग आराम से एक अच्छी कॉफी के कप पे खर्च कर देते हैं। तो अगर उसी हवाले से रोजाना के एक मरीज की 3 वक्त का खाना मीन्स के एक दिन के $5 और एक महीने के $150, हमारा $150 उस मरीज के लिए बहुत बाइसे खैर रखेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर यास्मीन, आपने बहुत अच्छी बात कही और थैंक यू सो मच जीनत बुखारी साहिबा, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत करके लोगों को हौसला दिया। तो अब इन दोनों की बातों को आपने बार बार सुनना है, इसको समझना है। एक आपको हौसला दे रही है जीने का और जंग कर रही है कैंसर हमारे से। चल रहा है ना, घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। और दूसरी जो है वो अवेयरनेस देने के साथ साथ जरिया दे रही है बहुत सारे लोगों को अच्छी जिंदगी गुजारने का। तो मैंने और आपने मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाना है। पोते पोतियों की भी शादियां करेंगे इंशाल्लाह। इसी हौसले के साथ। का पता नहीं है कि अचानक ही हो जाता है कुछ भी, वो परवरदिगार पे छोड़ दे, वो हमारे लिए हमसे ज्यादा बेहतर सोचता है। आप अपनी सी पूरी कोशिश करें। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी, पॉजिटिव रहना इस बीमारी के लिए बहुत जरूरी। बहुत अच्छा कहा, पॉजिटिव रहे और सिर्फ अक्टूबर के महीने में नहीं रहे, आपने पूरा साल पॉजिटिव रहना है। सिर्फ ये नहीं कि अक्टूबर के महीने में अभी डॉक्टर यास्मीन ने कहा तो चेकअप करना है, जीनत भाभी ने अपना एक्सपीरियंस बताया, पूरे साल चेकअप करना है। तो आप मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, अगर आपको कोई मरीज, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको कोई करीब ऐसा मरीज मिल रहा है तो उसे खुदारा डराए नहीं, उसे ये कहीं कुछ नहीं होता, अल्लाह ने इलाज उतारा है, परवरदिगार ने ये चीज दी है तो वही हामी और नासिर है। आप लोगों को डराते भी बहुत, सोच अच्छी देते हैं, बल्कि जो जीनत भाभी कह रही है उनको हौसला देना है, उनको पॉजिटिव ताकि वो पॉजिटिव सोच सकें। लेकिन आपने इस प्रोग्राम को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों में, हमें ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना है ताकि हम अपनी जो एक कोशिश हमने की है उसमें कामयाब हो। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें, खुदा हाफिज।